नमस्कार मित्रों, जीडी क्लास 96 यूट्यूब चैनल पर मैं राजेश कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने गैसों के विनिमय के ऊपर अपन ने बात की थी और उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हुए तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था सेल्यूलर रेस्पिरेशन से संबंधित, और उस पर आज अपन लोग बात करने वाले हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। किससे बात करेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन का अर्थ होता है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। क्या नाम देते हैं इसको? कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। मैंने आपको ये बताया था कि जब हम श्वास को लेते हैं तो श्वास को लेने के बाद में जो श्वास होती है अपने फेफड़ों के अंदर चली जाती है। फेफड़ों के अंदर गैसों के विनिमय के दौरान वहां से ऑक्सीजन को लिया जाता है और बाकी जो गैसेज होती है उनको छोड़ दिया जाता है। यह ऑक्सीजन हार्ट से आते हुए ब्लड के साथ में मिक्स हो जाती है और मिक्स होने के बाद में ब्लड होता है वो हार्ट से अन्य अंगों में चला जाता है। और जब यह हार्ट से अन्य अंगों में ब्लड जाता है, वहां की कोशिकाओं में जाता है, तो वहां पर उस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है और जो ऑक्सीडेशन के दौरान जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा बनती है, वो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। तो कहने का मतलब कोशिका के अंदर जो ये प्रोसेस होती है, अर्थात ऊर्जा किस तरीके से बनती है और ऊर्जा बनने के बाद में जो संचित ऊर्जा रहने का जो स्थान होता है, उन सभी के बारे में विस्तार से अगर अपन अध्ययन करते हैं और उसकी जो बात होती है, उसके दौरान जो ऊर्जा बनने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रक्रिया को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन या अपन कोशिकीय श्वसन के नाम से जानते हैं। आइए शुरू करते हैं कि इस कोशिकीय श्वसन के दौरान क्या क्या घटित होता है और उसके बारे में बातें करते हैं। एक बात मैं और बता दूं, ऐसा नहीं है कि केवल ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन जंतुओं के अंदर होता है। यह सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर भी देखने मिलता है। ऑक्सीश्वसन के दौरान अधिक ऊर्जा बनती है, अनऑक्सीश्वसन करने वाले जीवों के अंदर कम ऊर्जा बनती है। यह बात मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। अब देखो, हम लोग जो ऑक्सीश्वसन करने वाले जीवों और अनऑक्सीश्वसन करने वाले जीवों, इन दोनों में इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान जो समान प्रक्रिया चलती है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। आइए विद्यार्थियों, अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं उस समान प्रक्रिया पर जो कि अनऑक्सी और ऑक्सी श्वसन करने वाले जीवों के अंदर देखने मिलती है। तो सबसे पहले मैं उस प्रक्रिया का नाम लिख रहा हूं। उस प्रक्रिया का नाम है सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम है? ग्लाइकोलाइसिस। इस नाम से यह प्रतीत होता है, ग्लाइकोलाइसिस अर्थात ग्लूकोज का यहां पर क्या होने वाला है? विघटन या लाइसिस होने वाला है। और ग्लूकोज के लाइसिस से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तब तक तो यह प्रक्रिया समान रहती है ऑक्सी और अनऑक्सी करने वाले जीवों में, लेकिन पायरुविक एसिड के बाद में कुछ ऐसा घटित होता है कि ऑक्सीश्वसन करने वाले जीव अधिक ऊर्जा का उत्पादन कर लेते हैं और अनऑक्सीश्वसन करने वाले जीवों में ये ऊर्जा कम पड़ जाती है। कैसे? आइए एक नजर डालते हैं ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह प्रक्रिया आपको पादपों में भी देखने मिलती है और जंतुओं के अंदर देखने मिलती है। अर्थात श्वसन करने वाले सभी जीवों के अंदर यह प्रक्रिया आपको देखने मिलेगी। अर्थात ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि इन दोनों के अंदर देखने मिलती है। इसीलिए इसको हम ग्लाइकोलाइसिस को हम सामान्य पद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सामान्य पद के नाम से जानते हैं या सामान्य पथ के नाम से जानते हैं।
इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो 3 वैज्ञानिक थे। उनमें से सबसे पहले नाम आता है तो वो आता है एम्डेन, मेयरहॉफ और जो तीसरा वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है पारनाथ। 3 वैज्ञानिक है और इसको इन वैज्ञानिकों के नामों के आधार पर एक और नाम से जानते हैं। यहां से एम्डेन से इन्होंने ई लिया है और एम से मेयरहॉफ से इन्होंने एम लिया है और पारनाथ से या इन्होंने क्या लिया है, पी लिया है। इसीलिए इस चक्र को अपन ईएमपी पाथवे चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है, वो प्रक्रिया इन 3 वैज्ञानिकों ने दी थी, इसीलिए इनको ईएमपी पाथवे के चक्र के नाम से भी जानते हैं। अब आइए अपन शुरुआत करते हैं। जब ग्लाइकोलाइसिस की ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या घटित होता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो अपन ने ग्लूकोज लिया है, वो ग्लूकोज जो होता है, उस ग्लूकोज का विघटन विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा करना पड़ता है और ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस की 10 प्रक्रियाओं के दौरान इस ग्लूकोज को तोड़ देते हैं और तोड़कर अंतिम परिणाम के रूप में, रिजल्ट के रूप में हमारे को पायरुविक अम्ल मिलता है। और ये जो पायरुविक अम्ल होता है, ये पायरुविक अम्ल आगे क्रेब्स साइकिल में भाग लेगा, वो ऑक्सीशोषण की बात होती है। यहां पर जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपने को यह याद रखना है कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को क्या किया जाता है, पायरुविक अम्ल में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है, पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल। और ये जो पायरुविक अम्ल बनता है, यहां पर पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। क्यों? पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया 2 अणु, पायरुविक अम्ल के 2। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के अंदर कार्बनों की संख्या थी 6 और जो पायरुविक अम्ल जब टूट जाता है, यहाँ पर पायरुविक अम्लों में जब बदल जाता है ग्लूकोज, तब एक पायरुविक अम्ल के अंदर 3 कार्बन उपस्थित होते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए यहाँ पर जो 2 पायरुविक अणु बनते हैं, ये दोनों पायरुविक अम्ल 3-3 कार्बन लिए हुए होते हैं। ये जो संपूर्ण प्रक्रिया, जो ग्लूकोज की प्रक्रिया पायरुविक अम्ल में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के दौरान हमारे को टोटल 4 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी बनते हैं? 4 एटीपी। एटीपी क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रहे, एटीपी का जो ये 4 एटीपी यहां पर बन चुके हैं, इन चारों एटीपी में से 2 एटीपी यहां तक जो प्रोसेस जो पूरी होती है, यहां तक आते आते खर्च हो जाते हैं। कितने? 2 एटीपी यहां पर खर्च हो जाते हैं। तो कहने का मतलब 2 एटीपी यहां से माइनस हो गए। तो टोटल जो गैन लाभ अपने को मिला, प्रॉफिट मिला, वो कितना मिला? 2 एटीपी का। तो ध्यान रखना, जो टोटल एटीपी अपने को यहां से 2 मिल गया। कितना मिल गया? 2 मिल गया। तो अगर ये जो एटीपी होती है यहां तक पायरुविक एसिड तक आते आते ये जो प्रक्रिया चलती है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल तक ये जो प्रक्रिया चलती है, इसी प्रक्रिया को अपन नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस।
ग्लाइकोलाइसिस। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है ये टोटल 10 स्टेप में होती है। कितने पदों में होती है? 10 स्टेप के अंदर ये प्रक्रिया चलती है। 10 स्टेप के बाद में पाइरुविक अम्ल बनता है। मैं यहाँ पर आपको जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए अपने को ज्यादा डीप में आपको नहीं पूछने वाले हैं। आपको केवल इतना ही पूछेंगे कि ग्लूकोज के विघटन से कौन से अम्ल बनते हैं? पाइरुविक अम्ल बनते हैं। और पाइरुविक एसिड जो होता है ये पाइरुविक एसिड फिर आगे क्रेब साइकिल में भाग लेगा। अब एक बात सुनो, ये ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया चलती है, ध्यान दीजिए इधर, ये जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया चलती है ये कोशिका के किस भाग में चलती है? तो उस भाग का नाम है आपका साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य कहें या साइटोप्लाज्म कहें, साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रक्रिया चलती है। आई बात समझ में? तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में चलती है। श्वसन करने वाले सभी जीवों के अंदर यह प्रक्रिया एक सामान्य रूप से काम करती है। अब देखो ये जो पाइरुविक एसिड होता है, अब ध्यान दीजिए इस आगे की जो प्रक्रिया होगी इसमें ध्यान देना है आपको कि जो ये पाइरुविक अम्ल जो बन जाता है, अब इस पाइरुविक एसिड के बनने के बाद में ये प्रक्रिया यहां तक रुक नहीं जाती, ये प्रक्रिया यहां तक रुकती नहीं है। अगर इस पाइरुविक अम्ल को क्या मिल जाए? ऑक्सीजन मिल जाए। क्या मिल जाए? ऑक्सीजन मिल जाए। तो ऑक्सीजन के मिलने के तुरंत बाद में जैसे मान लीजिए यहां से इसको क्या उपस्थित मिल गया? O2 मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। किसको? पाइरुविक एसिड को। जब इसको ऑक्सीजन मिल गया तब ये पाइरुविक एसिड होगा, ये आगे की प्रक्रिया में भाग लेगा। और उस प्रक्रिया का नाम क्या है? उस प्रक्रिया का मैं दूसरे नंबर पर आ रहा हूं। अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाए तो तब तो वो क्रेब्स साइकिल के में भाग लेगा। मैं बताऊंगा उस क्रेब्स साइकिल का क्या होता है उससे। और अगर पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो अनऑक्सीशोषण की प्रक्रिया करता है, अर्थात वो इथाइल अल्कोहल का निर्माण करेगा और ये दो एटीपी होंगे, ये 56 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाएंगे। कहने का मतलब ये होगा कि जो अनऑक्सीशोषण की प्रक्रिया होती है उसमें ऊर्जा का उत्पादन कम होता है। अब देखो, अब यदि मान लीजिए इसको ऑक्सीजन मिल गया, दूसरी प्रक्रिया पर मैं आता हूं जिसका नाम है अपना, यहां तक मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ में आ गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन, यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपको समझना है इसको, ठीक है ना? क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक आप परेशान होकर इस पूरे चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ोगे, हमेशा ये याद रखना, अपना इंटरेस्ट तभी पैदा होता है जब आप किसी टॉपिक में अपन स्वयं अपना 100%। ऐसा नहीं है कि पहला वीडियो देखते हैं उसी में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। अपने को पहला वीडियो देखने के बाद में लगातार उस वीडियो, पूरे वीडियो को समझने के बाद में लगातार अगले वीडियो देखेंगे। 2-3 वीडियो देखने के बाद में आपको उस टॉपिक की जड़ समझ में आएगी और उस टॉपिक में क्या घटित हो रहा है वो बातें समझ में आना। अब जनरल साइंस समझ गए होंगे कि वो नहीं रहे जो पहले एग्जाम में पूछते थे। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत गहराई से पढ़ा रहा हूं। नहीं, पिछली बार भी रीट भर्ती परीक्षा के अंदर यहां से क्वेश्चन बने थे सेलुलर रेस्पिरेशन से, इसीलिए अपने को इसी में ध्यान रखना है। पिछली बार क्रेब्स साइकिल से पूछा गया था और इस बार क्रेब्स साइकिल से नहीं आएगा, अब की बार हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस से पूछ ले, ठीक है? इसीलिए याद रखना कि कैसे बात। अब इधर ध्यान दो, दूसरी जो प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस के बाद में सेकंड जो प्रक्रिया होती है उसका नाम है अपना क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है? क्रेब्स चक्र। और इसी क्रेब्स चक्र को अपन नाम देते हैं TCA साइकिल।
एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हैंस क्रेग। क्या नाम था? हैंस क्रेग। और हैंस क्रेग द्वारा इस क्रेग चक्र को दिया गया था। जब आपके इस पायरुविक आम्ल के निर्माण के बाद में यदि इसको ऑक्सीजन मिल गई, O2 इसको अवेलेबल हो जाती है, तब यहां से साइटोप्लाज्म से ये प्रक्रिया आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाती है। कहां पर पहुंच जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाती है। अब देखो, जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाती है तो बीच में एक स्पेस पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली होती है। कैसी होती है? दोहरी झिल्ली होती है। और उस स्पेस के अंदर भी 2 एटीपी वहां पर खर्च हो जाते हैं। आई बात समझ में? और उसके बाद में जैसे ही वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में घुसता है, कौन? ये पायरुविक एसिड। इसको ग्रहण करने वाला भी एक अलग से यौगिक होता है। उसके बाद में ये जो प्रक्रिया आगे चलती है, क्रेब्स साइकिल के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक मेम्ब्रेन्स होती है, वो जिसको अपन क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। देखो इधर एक बात को समझिए, आपको मैं बता रहा हूं कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक सेल ऑर्गेनल्स जो होता है कोशिका के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ, वो कुछ इस तरीके से, इसकी 2 भित्तियां होती है, 2 झिल्लियां होती है। आंतरिक झिल्ली होती है, वो कुछ अंगुली नमा उभार बनाती है, और इन उभार को अपन क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ये देखो, ये तो हो गया इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। और ये वाला भाग है, इसको अपन कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और ये जो क्रिस्टी होती है, इसी क्रिस्टी पर ये क्रेब्स साइकिल होता है, ये चलता है। आई बात समझ में? तो अगर सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्रेब्स साइकिल कहां पर पूरा होता है, तब इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या उत्तर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना। और यहीं पर जो ये जो भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति, इसी भित्ति पर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है, वो संपन्न होता है। और जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का अपन उत्पादन यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो संचित होने के बाद में उस पूरी ऊर्जा जो एटीपी के फॉर्म में होती है, वो शरीर को दी जाती है। ठीक है? किस तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है, और उसके बाद में वो ऊर्जा शरीर के अन्य भागों में प्रवाहित की जाती है। आई बात समझ में? और इसी कारण से इसी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। अब देखो, अब मैं आपको हैंस क्रेग के बारे में बता रहा था। हैंस क्रेग ने जब इस प्रक्रिया को देखा, तो उन्होंने कहा कि जिन पौधों के अंदर या जिन जंतुओं में पायरुविक एसिड के बाद में यदि ऑक्सीजन उनको मिल जाती है, ऑक्सीजन उनको अवेलेबल हो जाती है, तो वो पायरुविक एसिड होता है, वो किसमें प्रवेश कर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, और इस क्रेग चक्र की शुरुआत करता है। TCA का पूरा नाम होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चक्र, TCA चक्र इसको एक और नाम देते हैं, इसको अपन सिट्रिक एसिड साइकिल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल या चक्र, सिट्रिक एसिड चक्र। ये अपने को ये बातें याद रखनी है। क्यों? क्योंकि यहां से जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है, वो सिट्रिक एसिड बनता है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर ये जो पायरुविक एसिड होता है, ये पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में भाग लेने के दौरान जो लास्ट में क्या बनाता है, तो आप सबको पता है, हम जानते हैं कि जब ग्लूकोज था C6H12O6, ये ग्लूकोज है, और इस ग्लूकोज को जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ये
ग्लूकोज होता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लास्ट में किसमें कन्वर्ट हुआ था, आपको पता है एक तो CO2 बनाता है, एक जल बनाता है, और क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। ये अभिक्रिया शोषण अभिक्रिया, यहां से यहां तक तो आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये यहीं पर हो जाता है साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस। और अभी तक इसको ऊर्जा जो ऑक्सीजन नहीं मिली थी, जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन मिलती है तब यहां से आपका क्रेग चक्कर शुरू हो जाता है। ये तो साइटोप्लाज्म है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रक्रिया होती है वो चलती है। जब ये ग्लाइकोलाइसिस को, जो कि पायरुविक एसिड यहां पर बन चुका था, पायरुविक अम्ल बन चुका था, इस पायरुविक अम्ल को जैसे ही ऑक्सीजन मिल गई तो ये पायरुविक अम्ल होता है बाद में क्रेग चक्र के दौरान किसमें बदल जाता है, इस प्रक्रिया में क्या बनता है, CO2 बनता है, जल बनता है, और यहां पर एनर्जी प्राप्त होती है। अब इधर ध्यान दो, अभिक्रिया को संतुलित करना है अपने को, तो यहां पर 6O2 लगा दो, 6CO2 और 6H2। अब देखो पूरे हो गए, 12 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 12 हाइड्रोजन हो गए, और टोटल यहां पर, ठीक है, अपना काम बन गया। यहां पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, ये जो क्रेव साइकिल की प्रक्रिया होती है, पायरुविक एसिड से ये वाली प्रक्रिया बनी, CO2 H2O और ये ऊर्जा, ये जो बनती है ना, ये आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होती है। ठीक है, कहां पर घटित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घटित होती है। और यहां पर ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, यहां पर टोटल आपके 36 ATP मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 36 ATP आपको मिल जाते हैं। याद रख लेना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 36 ATP आपको यहां से पूरे मिल गए। और जब ये 36 ATP आपको मिल जाते हैं, और जब आपको पूछा जाए कि क्रेव चक्र के दौरान कुल ऊर्जा कितनी मिलती है, तो आप यहां तो कहोगे, यहां पर क्या कहोगे, 36 ATP। कितनी कहोगे, 36 ATP। अब ये जो पूरी श्वसन की प्रक्रिया, अगर पूछा जाए पूरी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कितने ATP बनते हैं, तब क्या बताओगे, 2 ATP तो आपको कहां पर मिल गए थे, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, क्योंकि वो तो सामान्य प्रक्रिया थी। और 2 ATP वो, और 36 ATP जो अपने क्रेग चक्र के दौरान मिले हैं, टोटल कितने हो गए, 38 ATP। अर्थात ये जो 38 ATP होते हैं, ये 38 ATP होते हैं, ये अपने पूरी श्वसन की प्रक्रिया में बनते हैं। ठीक है ना, 38 ATP, और इन 38 ATP से टोटल ऊर्जा मिलती है 686.6 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है, यहां से 2880 किलो जूल ऊर्जा, इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, तो टोटल ये इतनी ऊर्जा यहां से मिलती है। ये 2 प्रक्रियाएं होगी, कौन कौन सी, क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस चक्र। यहां से तीसरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और उस प्रक्रिया का नाम है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तीसरी प्रक्रिया कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहां पर क्या होता है, एक प्रेशर बनता है, कहां पर, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो वॉल है ना अंदर वाली, यहां पर एक प्रेशर बनता है, और वो प्रेशर फिर क्या हो जाता है, प्रस्फुटित मतलब टूटता है, और उस प्रेशर मतलब ग्रेडियंट बनता है, दबाव बन जाता है। ठीक है ना, विभव बन जाता है, और उसके बनने से क्या हो जाती है, ये एनर्जी निकलती है। ठीक है, अंगों को मिल जाती है, तब अपने को ऊर्जा मिलती है। आई बात समझ, ये प्रक्रिया पूरी की पूरी अपनी जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसमें घटित होती है। इसी को अपन क्या कहते हैं, पूरे नाम से सेल्यूलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। अब देखो, ये बातें तो हो गई अपनी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के ऊपर। अब मैं कुछ कॉमन बातें आपको बता रहा हूं जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। देखो इधर,
कॉमन बातें कौन कौन सी है? सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपको ऑक्सीजन मिल जाए, यदि आपको ऑक्सीजन न मिले तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी आ जाए। तो ऑक्सीजन की यदि कमी आती है, ऑक्सीजन की कमी आती है, याद रखना, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होने पर जो श्वसन की जो दर होती है, श्वसन की दर होती है वो बढ़ जाएगी। क्या होगा? श्वसन की दर बढ़ जाएगी। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जब आपके फेफड़ों के अंदर जो वायु आप भरते हैं, उस वायु को जो मापते हैं ना, उस मापने वाली इकाई का या यूनिट का नाम क्या है? तो उसका नाम है स्पाइरोमीटर। ठीक है? तो यदि आप वायु का आयतन मापना चाहते हैं, वायु का आयतन मापना चाहते हैं, तो आयतन को मापने के लिए इकाई का नाम क्या है? तो स्पाइरोमीटर। क्या नाम है? स्पाइरोमीटर। ये याद रखना। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि यदि आपकी जो लंग्स है, लंग्स से जब ऑक्सीजन निकलती है और ब्लड के अंदर यदि वो ऑक्सीजन कम पड़ जाए, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम पड़ जाए, मान लीजिए ब्लड में यदि ऑक्सीजन, ब्लड में O2 की कमी होती है तो एक रोग हो जाता है, उसका नाम है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया हाइपोक्सीमिया। ठीक है? और यदि ऊतकों में अगर आपके ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऊतकों में O2 की कमी, तो रोग होता है, उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। तो ये प्रश्न याद रखना है कि अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब तो उसको कहते हैं हाइपोक्सीमिया, और यदि ऊतकों में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। ये दोनों बातें याद रखनी है। यहां पर यहां तक ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी हुई है। ठीक है ना? अब देखो और कुछ बातें, और एक बात आती है कि जो RQ वैल्यू होती है, अभी बताता हूं, रेसिडुअल कोफिशिएंट, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट जिसको अपन कहते हैं, ये क्या होती है? जिसको अपन कहते हैं श्वसन गुणांक। क्या कहते हैं? श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसे कहते हैं श्वसन गुणांक? देखो इधर, ध्यान दो इधर। जो श्वसन गुणांक होता है वो किस प्रकार से मापते हैं? सबसे पहली बात तो श्वसन गुणांक को मापने की इकाई है, उसका नाम है गैनोम स्पाइरोमीटर। गैनोम स्पाइरोमीटर, रेस्पाइरोमीटर, गैनोम रेस्पाइरोमीटर या गैनोम श्वसन मापी भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? गैनोम श्वसन मापी, गैनोम श्वसन मापी, गैनोम स्पाइरोमीटर या गैनोम श्वसन मापी इसको कहते हैं। ये होता क्या है? तो यदि आप जब श्वास लेते हैं तब आप CO2 को जो त्यागते हैं, तो त्यागी गई CO2 का आयतन अपॉन ग्रहण की गई O2 का आयतन। देखो ये मैं लिख रहा हूं यहां पर, त्यागी गई CO2 का आयतन बटा
ग्रहण की गई O2 का आयतन, इन दोनों का जो मान होता है वही आपकी क्या है, आर की वैल्यू, इसी को अपन आर की वैल्यू कहते हैं। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब जितनी CO2 को आप त्याग करते हैं वो CO2 और जो आप ग्रहण करते हैं उस O2, इन दोनों का जो आयतन होता है वही आपका क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। ये जो बात होती है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि अपनी जो अभिक्रिया क्या थी श्वसन की, C6H12O6, यही तो थी, ये अपना ग्लूकोज था और इस ग्लूकोज के विखंडन से क्या बना था, जैसे इस ग्लूकोज ने क्या ग्रहण की थी, 6O2 लिया और इसके बाद में ये प्रक्रिया चली और यहां पर बन गया 6CO2 प्लस 6H2O और क्या बन गई थी, ऊर्जा। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आप टोटल त्यागी गई CO2 का आयतन कितनी त्याग रहे हैं, RQ बराबर, अगर मैं इसका RQ वैल्यू निकालूं तो आप में कितनी त्याग रहे हैं, 6, और O2 आप कितनी ग्रहण की गई, O2 का आयतन कितनी O2 ग्रहण कर रहे हैं, 6। इसका मतलब आपकी जो ऑक्सीजन है, यहां पर अपने को क्या याद रखना है, जो आपकी यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जो RQ होगा वो 6/6 अर्थात 1 होगा। इसी तरीके से प्रोटीन का जो होता है, प्रोटीन का जो RQ मान होता है वो 1 से कम होता है और वसा का जो RQ मान होता है वो 1 से बहुत कम होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड या इसको कह सकते हैं कार्बोनिक अम्ल, ये पूछा हुआ है, कार्बोनिक अम्ल है, इसका जो RQ मान होता है वो 1 से अधिक होता है। ये अपने को याद रखना है, ठीक है ना। ये जो बातें मैंने आपको बताई है, इन बातों को याद रखना। तो कुल मिलाकर यहां पर आपको ये अभिक्रिया आपने देखी थी, आपने RQ मान को समझ लिया। अब एक बात मैं और बता रहा कि यहां पर जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है वो ग्लूकोज की हो रही है। ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ रही है, ग्लूकोज के साथ में जुड़ रही है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ग्लूकोज का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ठीक है इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण तो हो रहा है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर जो इस पूरी प्रक्रिया, ये जो श्वसन की अभिक्रिया है, श्वसन की अभिक्रिया के दौरान यहां पर लास्ट में ऊर्जा निकल रही है, और ऊर्जा जब निकलती है तो ऐसी अभिक्रिया को अपन कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक है, ठीक है, ये भी याद रखना। दूसरी एक और बता दूं कि ये जो शरीर के लिए आपका जो बॉडी वेट है, उसके लिए मतलब जितनी अधिक श्वसन की दर होगी उतना आपका बॉडी वेट कम होगा, इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है। इसीलिए ये शरीर के लिए ये जो अभिक्रिया होती है, श्वसन के लिए नहीं, शरीर के लिए ये किसकी भांति काम कर रही है, अपचायक की भांति कार्य, और अपचायक की भांति कार्य कर रही है, इसीलिए ये क्या है, अपचायक अभिक्रिया। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर यहां पर आते आते आप लोगों ने श्वसन की अभिक्रियाओं के बारे में समझ लिया। अब देखो
एक दो सीधे सख्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको बता देता हूं कि रात को पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। इसका उत्तर सुनो। रात को पेड़ों के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वह श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, हम जानते हैं इस बात को, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। रात के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बंद हो जाती है, केवल श्वसन की प्रक्रिया चालू रहती है। इसीलिए CO2 की मात्रा जो होती है वो पेड़ों के नीचे अधिक हो जाती है, और हम लोगों के जो ब्लड में सबसे अधिक सॉल्युबल गैस होती है, सबसे अधिक घुलनशील गैस होती है, वो पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और दूसरे नंबर पर CO2 होती है और उसके बाद में ऑक्सीजन होती है। इसीलिए अगर CO2 की मात्रा अधिक होगी तो CO2 ब्लड के अंदर घुल जाएगी, ऑक्सीजन नहीं घुल पाएगी, इसीलिए अपना दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। इसका उत्तर तो ये हो गया। एक और प्रश्न है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, इसका क्या उत्तर होगा। तो बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि अंगीठी जलने से अगर कमरा बंद है तो बाहरी वायु नहीं मिल पाएगी, अंदर गैस बन जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने आपको अभी बताया कि जो CO2 से भी ब्लड में घुलने की क्षमता कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक है, इसीलिए, और ये इस प्रकार से घुलती है कि आपको पता भी नहीं चलता, सपनों की दुनिया में ले जाकर आपका कल्याण कर देती है ये गैस। इसीलिए बंद कमरे में भी कभी भी अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, श्वसन की जो ये प्रक्रिया थी, मेरी ओर से मैं यहाँ पर इसको पूरा कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, उस कमेंट बॉक्स पर जाएंगे और कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी बात आपको अभी भी समझ में नहीं आई है। मेरे द्वारा किया गया प्रयास श्वसन और पाचन तंत्र, लगभग दोनों के 8 वीडियोज मिलेंगे आपको। अगले वीडियो में मैं आपके लिए श्वसन और पाचन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आपके लिए आने वाला हूं, जो कि क्वेश्चन रेलवे है, पटवार है, पुलिस है, रीट है, इन तमाम परीक्षाओं के अंदर पूछे गए। तो आप हमारे इस GD क्लासेज 96 यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और हमारे ऊपर विश्वास कीजिए और हमारे को नई ऊर्जा दीजिए। ताकि वो ऊर्जा कैसे दोगे आप? आपको सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, ये बात है। तो आज के लिए इतना ही, हम अपना टॉपिक खत्म कर रहे हैं। प्यारे स्टूडेंट, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।